एक भरा पूरा बड़ा सा चैप्टर है डीलिस्टिंग, एंड डीलिस्टिंग को हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा है. टुडे वी आर हियर टू रिवाइज द एंटायर डीलिस्टिंग, ताकि ये आपके साथ रह जाए और सेल्फ स्टडी के समय आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आए. और जो भी लोग इसका वीडियो देख रहे हैं, तो आशा करता हूं कि डीलिस्टिंग रेगुलेशन रिवाइज करने के बाद में आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर की परेशानी नहीं रहेगी. चलो, अब अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आती है इसकी एप्लीकेबिलिटी, फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी, फिर कंडीशंस ऑफ डीलिस्टिंग. डीलिस्टिंग की क्या क्या कंडीशंस है. फिर आता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, वॉलंटरी डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड, फिर उसके बहुत सारे प्रोविजंस. उसके बाद में यहां पर आता है हमारा वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी, और एक नया नया कंसेप्ट आया वॉलंटरी इक्विटी शेयर्स ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम आईजीपी. तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं. और एक आता है हमारा कंपल्सरी डीलिस्टिंग, और पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. अगर हम देखते हैं डीलिस्टिंग को, तो चैप्टर शुरू करने के पहले एक चार्ट है, वो आपको सबको अच्छे से आना चाहिए. पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे चार्ट जो अच्छे से आना चाहिए वो ये है, डीलिस्टिंग. फोकस है वेरी केयरफुली. डीलिस्टिंग दो प्रकार का हो सकता है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग एंड कंपल्सरी डीलिस्टिंग. कंपल्सरी डीलिस्टिंग का एक सेपरेट प्रोसीजर है, जो कि काफी आसान है वैसे, बट एक सेपरेट प्रोसीजर आता है. और उसके बाद में आता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग. उसमें 3 टाइप के हो सकते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग. पहला हो सकता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स. वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स. यहां पर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना कंपलसरी है. और मुझे बताओ, एग्जिट प्राइस डिटरमिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म. बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से हम एग्जिट प्राइस कैलकुलेट करते हैं. दूसरा केस आता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम few recognized stock exchange but the share continues to be listed at a stock exchange having नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. कि वो कुछ स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएगा, पर एटलीस्ट वो एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहेगा जिसका नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है. तो इस केस में आपको कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी नहीं है. सबसे छोटा प्रोसेस इसका भी होता है. उसके बाद में थर्ड केस आता है वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम all recognized stock exchange having nationwide trading terminal. Voluntary delisting from all stock exchange having nationwide trading terminal, but this is a case of small company. Since this is a case of small company, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कंपनी को इन्होंने कहा कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो देनी है आपको, लेकिन आपकी एग्जिट प्राइस विल इट बी डिटरमिन्ड बाय बुक बिल्डिंग? नो, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय मर्चेंट बैंकर. मर्चेंट बैंकर डिटरमिन कर देगा. और मुझे बताओ, केस 1 में प्रमोटर को, अक्वायरर को 90% शेयर्स अक्वायर करने, यहां पर शेयर्स अक्वायर करने के वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम इन द केस ऑफ स्मॉल कंपनी, यहां पे आपको 90% का क्या लेना है? कंसेंट. कंसेंट लेना है. तो सबसे पहले आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. कंपल्सरी डीलिस्टिंग होता है कि अगर आपने कोई भी गलती की है और एज अ पेनलाइजिंग मेजर अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज निकाल रहा है, दैट इज कंपल्सरी डीलिस्टिंग. आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये पूरा चार्ट है, अच्छे से समझेंगे. डीलिस्टिंग, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, कंपल्सरी डीलिस्टिंग. अगर आपने कुछ गलती की और आपको निकाला जा रहा है, दैट इज कंपल्सरी डीलिस्टिंग. वॉलंटरी डीलिस्टिंग के अंदर आता है 3 टाइप का. वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल recognized stock exchange having nationwide trading terminals, voluntary delisting from a few recognized stock exchange but the share continue to be listed at least at one stock exchange having nationwide trading terminal. और थर्ड आ जाता है voluntary delisting from all recognized stock exchange having nationwide trading terminal but this is the case of small company. एकदम easy, मजे में. तो अब हम लोग अगर वापस आते हैं और हम इस चार्ट को देखते हैं, ये ओवरव्यू चैप्टर का, तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी, कि आखिर डीलिस्टिंग रेगुलेशन किस पे एप्लीकेबल है. नॉन एप्लीकेबिलिटी, फिर कंडीशंस ऑफ डीलिस्टिंग, कि किन किन केस के अंदर आप डीलिस्टिंग कर सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस. फिर आता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट रिक्वायर्ड. ये बात कर रहे हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम a few stock exchange where the share will continue to be listed at a stock exchange having nationwide trading terminal. वहां पर हमको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं होती है ना, ये केस. फिर ये सबसे बड़ा केस आता है जहां पे हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है. मेन केस 1, वॉलंटरी लिस्टिंग कर रहे हैं हम, एनएससी बीएससी कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे, तो वो बड़ा केस. फिर आता है यहाँ पे स्मॉल कंपनी होगा तो क्या होगा, और फिर आईजीपी के बारे में, एंड देन लास्ट आएगा कंपल्सरी डीलिस्टिंग. That is the entire chapter, and once we are done with this chapter, it's a very huge chapter, but once you are done with this chapter, then you feel like it's a very good chapter. Examination में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से अपेक्षा हम 100% कर सकते हैं. चलो एप्लीकेबिलिटी पे आ जाते हैं. सबसे इजी एप्लीकेबिलिटी. ये डीलिस्टिंग रेगुलेशन कब एप्लीकेबल होगा? दीज रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल ऑन डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स विच आर लिस्टेड. तो अगर आप इक्विटी शेयर्स को डीलिस्ट कर रहे हैं तब डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट. कि अगर आपने सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए उनको भी डिलिस्ट कर रहे हैं तो भी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा. तो कब एप्लीकेबल होगा? जब आप डिलिस्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, आप इक्विटी शेयर्स डिलिस्ट कर रहे हैं तब एप्लीकेबल होगा. इजी. उसके बाद में आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी. ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है ऑन आईजीपी विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू.
अगर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन आईजीपी विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपका डीलिस्टिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी तो भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर डीलिस्टिंग रेगुलेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कर रहे हैं फ्रॉम आईजीपी से डीलिस्ट कर रहे हैं जहां पे आपने लिस्ट किया था विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू। और दूसरा, अगर आपका डीलिस्टिंग हो रहा है एज पर अ रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन के प्लान के कारण भी डीलिस्ट हो रहा है तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वंडरफुल। तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, इसके बाद आएगा कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग। सीधे आते हैं हम कंडीशंस ऑफ डीलिस्टिंग पे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ डीलिस्टिंग, क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर आप अपनी ग्रीन अभ्यास शीट देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा कंडीशंस ऑफ डीलिस्टिंग। तो बेसिक क्वेश्चन है कंडीशंस ऑफ डीलिस्टिंग के बारे में। पहला, आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते पर्सुएंट टू अ बायबैक, क्या आप पर्सुएंट टू बायबैक डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। दूसरा, पर्सुएंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। तीसरा, अनलेस 3 years have elapsed since the listing of that quality of that particular type of equity share, आपने इक्विटी शेयर को लिस्ट कराया था उसके 3 साल तक आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते, 3 साल के बाद कर सकते हैं। एंड लास्ट इज, अगर कोई भी आपके कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है तो भी आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। 4 केसेस डीलिस्टिंग कब नहीं कर सकते, पर्सुएंट टू बायबैक नहीं कर सकते, पर्सुएंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं कर सकते, आपने लिस्टिंग कराया और अभी तक आपको 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुए आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते, और अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है तो भी आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। ये 4 केसेस में डीलिस्टिंग अलाउड नहीं है। फिर आता है कि कोई भी एक्वायरर कंपनी के फंड्स को यूज करते हुए डीलिस्टिंग नहीं कर सकता। कोई भी एक्वायरर कंपनी के फंड्स को यूज करते हुए डीलिस्टिंग नहीं कर सकता। उसके बाद में आता है कि कोई भी एक्वायरर जिसने पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर्स को बेचा है वो व्यक्ति भी डीलिस्टिंग नहीं कर सकता। तो कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के इक्विटी शेयर्स को एक्वायरर ने 6 महीने में बेचा है वो भी डीलिस्टिंग नहीं कर सकता, एकदम आराम से। और फिर लास्ट पॉइंट आता है, नो एक्वायरर शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज एनी डिवाइस, स्कीम, आर्टिफाइस, ट्रांजैक्शन, प्रैक्टिस, एक्ट और प्रैक्टिस टू डिफ्रॉड, फ्रॉड और डिसीट, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव पर्पस के लिए। ये हमने वैसे भी अब वो वाला रेगुलेशन पढ़ लिया ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला, तो बहुत इजीली जमता है। अब अगर इसको हम देखें तो इसको याद रखने के लिए इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग। कैसे याद रखना है, ये आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा, राइट, नहीं होगा ना, यस, इसको बस देखो, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग, कंपनी बायबैक के पर्सुएंट डीलिस्टिंग नहीं कर सकता, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के पर्सुएंट डीलिस्टिंग नहीं कर सकता, अगर कंपनी 3 years ही हुए लिस्टिंग से तो डीलिस्टिंग नहीं कर सकता, और अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग तो डीलिस्टिंग नहीं कर सकता। फर्दर 2 चीजों का ध्यान रखना है कि कंपनी के पैसे यूज करते हुए एक्वायरर डीलिस्टिंग नहीं कर सकता। एक्वायरर ने अगर पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर्स को सेल किया है तो भी एक्वायरर डीलिस्टिंग नहीं कर सकता। और फिर आता है जनरल पॉइंट कि कभी भी आप फ्रॉड वगैरह के लिए नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी डिवाइस, स्कीम, आर्टिफाइस यूज नहीं कर सकते फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, आप कोई भी ट्रांजैक्शन या प्रैक्टिस नहीं कर सकते फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, आप कोई भी एक्ट या प्रैक्टिस नहीं कर सकते फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। इन्होंने अलग अलग वर्ड यूज किए, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट बोलते हैं, टू डिसीट और फ्रॉड बोलते हैं, यहाँ पे टू डिफ्रॉड बोलते हैं, तो मतलब सबका फ्रॉड ही है लेकिन सबने अलग अलग वर्ड यूज किए। दीज आर कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग, कि ये कंडीशंस कंप्लाई करना है तभी आप डीलिस्टिंग कर सकते हैं। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? चल, ये हुआ कंडीशंस। यहां तक अभी तक हम बैकग्राउंड में इधर उधर घूम रहे हैं, हम लोग डेप्थ में गए नहीं। एप्लीकेबिलिटी देखा, नॉन एप्लीकेबिलिटी देखा, कंडीशंस देखा, अब हमें एंटर करना पड़ेगा किसी एक को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम इस इजी से पार्ट पे एंटर हो जाते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने शेयर्स को डीलिस्ट करना चाह रहा है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, बट उसके बाद में वो एनएसई बीएसई पे लिस्टेड रहेगा, तो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है? उसका प्रोसेस काफी आसान है, ये 4 स्टेप प्रोसेस है बस। तो इफ एट ऑल यू आर गेटिंग योर शेयर delisted from a few stock exchange but the share continue to be listed on a stock exchange having nationwide trading terminal, तो आपको ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, you have to obtain board approval, बोर्ड अप्रूवल ले लिया। नेक्स्ट, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग, आपको स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना है फॉर डीलिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देगा विद इन 30 days। हर जगह पे आप देखोगे कि स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन को 30 days में डिस्पोज ऑफ करता है। देयर आफ्टर आपको एक पब्लिक नोटिस देना है, 1 इंग्लिश, 1 हिंदी एंड 1 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, जिसमें आप क्या बताएंगे, नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर शेयर डीलिस्टेड, उसका रीजन एंड फैक्ट दैट द शेयर कंटिन्यू टू बी लिस्टेड एट लीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, और लास्ट में आप दे देंगे इसका डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट। टिंग टिंग टिडिंग, खत्म। Why is it so small, sir, the procedure? The procedure is so small because this is that particular case wherein your company is getting the share delisted. आपका शेयर का डीलिस्टिंग तो हो रहा है, लेकिन डीलिस्टिंग हो रहा है फ्रॉम
a few stock exchange, but इसके बाद भी शेयर विल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड एट लीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल ट्रेडिंग टर्मिनल. तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं. तो 4 स्टेप प्रोसीजर है. बोर्ड अप्रूवल लो, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दो, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लो डीलिस्टिंग का, फिर एक पब्लिक नोटिस दे दो जिसके अंदर न्यूज़पेपर में दे दिया कि यहाँ से हम डीलिस्ट हो रहे हैं, ये हमारा रीजन है, और हम फिर भी एनएससी बीएससी में से एक जगह पे लिस्टेड रहने वाले हैं, और इसका डिस्क्लोजर दे दो एनुअल रिपोर्ट में. स्टोरी इज क्लोज. And this is the procedure if you are getting your share delisted from a few stock exchange where your share will continue to be listed at least one stock exchange having nationwide trading terminal. Are we understanding? Are we good? Easy peasy over है. चल, अब ये हो गया फर्स्ट केस. अब यार सीधे पहाड़ को ले रहे हैं हम, 100% फोकस करेंगे. ये सबसे बड़ा केस हम यहीं पे ले रहे हैं, वॉलंटरी डिलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस. ये सबसे बड़ा केस है जिसके अंदर वी आर गेटिंग आवर शेयर वॉलंटरीली डिलिस्टेड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. अभी एनएससी बीएससी कहीं पे भी नहीं बचेगा, तो हमको एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी देनी है, और एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो हम दे रहे हैं वो हमें प्राइस कैसे डिटरमिन करना है, बुक बिल्डिंग. इसमें बहुत कुछ आएगा, पूरा फोकस यहां पे. चल, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, कि हमें अगर करना है, ये वाला केस आ रहा है वॉलंटरी लिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल ट्रेडिंग टर्मिनल. ये इस पूरे चैप्टर का आधा हिस्सा तो यही प्रोसेस है, तो 100% फोकस करना अच्छे से. सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर. मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है सर. उसके बाद में यू हैव टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट. यू कैन टर्म दिस अनाउंसमेंट एज इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट. सर हाउ? बिकॉज सबसे पहले दे रहे हो ना, तो इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट. तो ये आपने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया. अक्वायरर ये पब्लिक अनाउंसमेंट देता है टू द स्टॉक एक्सचेंज कि स्टॉक एक्सचेंज, हे स्टॉक एक्सचेंज, हम हमारे जो शेयर है उसको डिलिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं. उसको विद इन 1 वर्किंग डे आपको उसकी कॉपी फाइल करनी है टू द कंपनी. और ये जो आप अनाउंसमेंट देते हैं कि हम अपनी कंपनी को डिलिस्ट करने की कोशिश करें, पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं, इसके अंदर आप रीजन भी देते हैं कि these are the reasons that this because of this reason we are getting our company delisted. और साथ में अंडरटेकिंग भी देते हैं that हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरा हमारे पास इनफ मनी वगैरह फंड्स वगैरह है, and we'll get the company delisted. ये हो गया सबसे पहला स्टेप. अक्वायरर को, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया. जाने वाला ऐसा लग रहा है ना. आप ग्रह मूव करते हैं, ऐसे मूव करते रहते हो. मूव क्यों करते हैं आप? अच्छा लगता है. क्या हो गया? वो सही वास्तु ढूंढ रहा है, तो आप हर जगह बैठ के ट्राई कर रहे हो. यस यार, चले हम लोग कहां पे थे? हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस का. सबसे पहले मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद में अक्वायरर एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, उसकी एक कॉपी फाइल कर देगा कंपनी के पास में. उसके बाद में क्या करेगा? उसके बाद में उसको लेना है बोर्ड अप्रूवल. ठीक है साहब. अब ये बोर्ड अप्रूवल का प्रोसीजर है. यू विल बी अपॉइंटिंग अ कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी. वो कंपनी सेक्रेटरी ड्यू डिलिजेंस करेगा. ये कंपनी सेक्रेटरी किस चीज का ड्यू डिलिजेंस करता है? याद करो कि हमारे अक्वायरर ने या अक्वायरर के रिलेटेड पार्टी ने या कंपनी के टॉप 25 शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर्स को जो अक्वायर किया पिछले 2 इयर्स के अंदर, उसके अंदर कुछ भी नॉन कंप्लायंस नहीं है. और अगर अक्वायरर ने, अक्वायरर के रिलेटेड पार्टीज ने या कंपनी के टॉप 25 शेयर होल्डर्स ने कोई ऑफ मार्केट ट्रांसफर भी किया है पिछले 2 सालों में, तो उसमें कुछ नॉन कंप्लायंस नहीं है. ये चेक करता है सीएस और वो देता है अपना ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट. फिर बोर्ड अपना रेजोल्यूशन पास करता है, और फिर ये जो हमने रेजोल्यूशन पास किया है वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब दिया जाता है टू द स्टॉक एक्सचेंज. दैट इज स्टेप नंबर 3. बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और बोर्ड रेजोल्यूशन, सीएस की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, ये सब कम्युनिकेट कर देते हैं हम टू स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है सर, बोर्ड रेजोल्यूशन भी हो गया. उसके बाद नाउ यू टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ये खतरनाक है. इस स्पेशल रेजोल्यूशन में जो नॉर्मल कंडीशन है स्पेशल रेजोल्यूशन की वो तो आएगी, दैट वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी 3 times of vote casted against the resolution. ये नॉर्मल कंडीशन है. साथ में एडिशनल कंडीशन भी आएगी दैट वोट कास्टेड इन फेवर बाय पब्लिक शेयर होल्डर शुड बी twice as compared to vote casted by public shareholder against the resolution. ये आएगा. इसके बाद में क्या करेंगे? विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल. अब हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल का एप्लीकेशन देंगे. दिस विल बी डन विद इन 15 days. दैट्स ओके. कंपनी विद इन 15 days फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन. जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था उसके 15 दिनों के अंदर, अभी टाइमलाइन का लोड मत लो,
टाइम पीरियड हम एंड में पूरा याद कर लेंगे, लेकिन पहले हम स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। कंपनी क्या करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन देगा फॉर डीलिस्टिंग टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर वो क्या दे देते हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट भी दे देते हैं, रिकंसिलिएशन ऑडिट रिपोर्ट पिछले 6 महीने की, और यहां पे हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें डीलिस्टिंग करना है, उसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो, एक एडवांस अप्रूवल दे दो। हम एंड में वापस आएंगे अप्रूवल के लिए, बट अभी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल आप दे दो। स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज हमारी एप्लीकेशन को यहां पे डिस्पोज ऑफ कर देता है। ओके, उसके बाद में आ गया प्रोविजन ऑफ एस्क्रो। अब आपको एस्क्रो में पैसा जमा कराना है। एस्क्रो में पैसा जमा करा सकते हो आप इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। एस्क्रो में पैसा कब तक जमा कराना है, स्पेशल रेजोल्यूशन के 7 दिन के अंदर आपको एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन जमा करवाना है। ठीक है सर, टोटल कंसिडरेशन कंपनी के पूरे शेयर्स एक्वायर करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। वो एक कंपनी है जिसके 60% शेयर्स मेरे पास हैं, अगर मुझे कितने शेयर्स देने, 90%, लेकिन मुझे रिमेनिंग 40% पूरा एक्वायर करने के लिए कितना पैसा लगेगा, वो पूरा का पूरा पैसा जमा करवाना है। तो मेरे पास जितने भी कंपनी के रिमेनिंग शेयर्स है उसको पूरा एक्वायर करने के लिए जो पैसा लगेगा, वो पैसा मुझे यहाँ पे एस्क्रो में जमा कराना है। उसका 25% जमा कराना होता है स्पेशल रेजोल्यूशन से 7 डेज के अंदर, और मुझे पूरा पैसा जमा कराना है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में अगर डीलिस्टिंग फेल हो गया, हमारा डीलिस्टिंग नहीं हुआ, तो 99% तो मुझे तुरंत सेम डे पे ही मिल जाएगा, और रिमेनिंग 1% जब मैं सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दूंगा फिर मिलने वाला है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। एस्क्रो भी हो गया, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। नाउ वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। जैसे ही हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, उसके विद इन 1 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल वी हैव टू गिव अ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में हमको रिकॉर्ड डेट लिखना चाहिए, और रिकॉर्डेड होगा विद इन 1 डे फ्रॉम डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट इन इंग्लिश, हिंदी, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट भी किया। फिर हमें लेटर ऑफ ऑफर दे देना है विद इन 2 डेज। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर हम लेटर ऑफ ऑफर पब्लिक को दे देते हैं कि हम अक्वायरर हैं और हम इस कंपनी के रिमेनिंग शेयर्स अक्वायर करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डीलिस्टिंग। जो भी बेचना चाहता है वो बिड्स कर सकता है। अब बिडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन हमने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया, उसके 7 दिन के अंदर बिडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बिडिंग पीरियड विल रन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 वर्किंग डेज। 5 दिनों के लिए बिडिंग पीरियड रन करता है। ओके, जो भी बिडिंग पीरियड का आउटकम हुआ वो क्लोज होने के विद इन 2 आवर्स आपको बता देना है, और क्लोज होने के 2 डेज के अंदर आपको डिटेल में बता देना है कि वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। विद इन 2 वर्किंग डेज अक्वायरर को एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना है कि डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हुआ या फेल हो चुका है। ओके, अब इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ डिस्कवरी प्राइस, कि आपको डिस्कवरी प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ती है। व्हाट इज डिस्कवरी प्राइस? अरे जो कट ऑफ प्राइस होती है उसी को ये कहते हैं डिस्कवर प्राइस। कि हमें सबके बिड आ गए, हमें 90% शेयर्स अक्वायर करना है, तो हम नीचे से जाते हैं और जिस प्राइस पे हमारे 90% शेयर्स अचीव हो रहे हैं, दैट विल बी द कट ऑफ प्राइस, दैट विल बी द डिस्कवर प्राइस। नाउ द अक्वायरर विल डिसाइड कि उसको ये डिस्कवर प्राइस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर अक्वायरर को डिस्कवर प्राइस एक्सेप्टेबल है तो थम्स अप एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो या तो रिजेक्ट कर देगा डीलिस्टिंग को, या फिर क्या देगा, काउंटर ऑफर। अरे जबरदस्त, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। डीपीए एंड ऑफर डॉक्यूमेंट हैज द फ्लोर एंड इंडिकेटिव प्राइस। फ्लोर प्राइस होती है मिनिमम जिस पे बिडिंग स्टार्ट होगी, और एक इंडिकेटिव प्राइस कि इस पे हमारा एक्वायरर रेडी है। तो एक फ्लोर और इंडिकेटिव प्राइस आप दे सकते हो। इंडिकेटिव प्राइस को आप रिवाइज भी कर सकते हो। अक्वायरर कैन एक्सेप्ट द डीपी। एक्वायरर क्या कर सकता है, डीलिस्टिंग प्राइस को, डिस्कवर प्राइस को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है, फिर दे सकता है काउंटर ऑफर। लेकिन ये सब करना है विद इन 2 डेज फ्रॉम क्लोजर। क्लोजर के 2 आवर्स में आउटकम बताया, क्लोजर के 2 दिन के अंदर आपको अनाउंस कर देना है एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर काउंटर ऑफर। उसके बाद में शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय एक्वायरर। एक्वायरर हैज टू एक्वायर हाउ मच, सच शेयर्स दैट द टोटल शेयर्स ही विल होल्ड विल टच 90%। तो एक्वायरर हैज टू होल्ड 90%। उसके एग्जिस्टिंग शेयर ऐड कर लो जो वो एक्वायर कर रहा है, मिला के 90% उसके पास हो जाने चाहिए। इसके अंदर हम एक्सक्लूड करते हैं, ये जो टोटल शेयर्स का 90% उसको लेना है, इसमें हम 3 टाइप के शेयर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। शेयर्स इशूड एज डिपॉजिटरी रिसीट ओवरसीज, शेयर्स हेल्ड एज अ ट्रस्ट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एंड लास्टली शेयर्स हेल्ड बाय इनएक्टिव शेयर होल्डर्स। तो ये 3 लोगों के शेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया, तो जो टोटल शेयर्स मिले उसका 90% है जो कि एक्वायरर को एक्वायर करना है। टोटल शेयर्स है 1 लाख, उसमें से 15,000 शेयर्स इन तीनों में से कवर्ड है, तो बचे कितने, 85,000 शेयर्स। 85,000 का 90% शेयर्स जो है प्रमोटर को, एक्वायरर को एक्वायर करना है। उसके बाद में पेमेंट टू शेयर होल्डर। अगर सेकेंडरी मार्केट से ट्रेडिंग हो रही है तो सेकेंडरी मार्केट के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा, और अगर सेकेंडरी मार्केट से नहीं हो रही है तो विद इन 5 डेज फ्रॉम जिस दिन हमने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है उसके 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा विद इन 5 डेज फ्रॉम पब्लिक अनाउंसमेंट। ये कौन सा पब्लिक अनाउंसमेंट है, क्लोजर हुआ था उसके 2 दिन के अंदर
प्रमोटर ने, एक्वायरर ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट दिया ना एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का, वहां से 5 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए सब लोगों को। फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, सबका पेमेंट हो चुका है, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर हम स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करते हैं फॉर डीलिस्टिंग। स्टॉक एक्सचेंज हमारी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करता है विद इन 15 डेज। तो सेकंड केस में 30 डेज चलेगा और यहां पे हर जगह पे 15 डेज चलेगा। और लास्ट में एक टॉपिक आता है छोटू सा, कि जो भी रिमेनिंग शेयर होल्डर है जो 90% में एक्सेप्ट नहीं हुए, वो लोग अपने शेयर्स बेच सकते हैं क्या एक्वायरर को? यस, फॉर द एंटायर 1 ईयर। डीलिस्टिंग खत्म होने के 1 साल तक जिन भी लोगों के पास कंपनी के शेयर्स बच गए वो एक्वायरर को दे सकते हैं शेयर्स। एक्वायरर विल बाय द शेयर एट डीलिस्टिंग प्राइस। और एक छोटा सा पॉइंट इसके बाद में भी है कि जो भी आपके डिपॉजिटरी रिसीट है उन सबको भी क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल। अब अगर इसको देखें, ये तो हो गया, अब इसको याद रखना है। याद रखने का बेस्ट तरीका ये, इस तरीके से स्टूडेंट इतने बड़े प्रोसेस को बहुत इजीली याद रख सकता है। सबसे पहले क्या हुआ था, वी हैड अपॉइंटेड मर्चेंट बैंकर, इजी, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर दिया। उसके बाद में वी हैव गिवन अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज। उसके 1 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी देते हैं हम टू द कंपनी। उसके बाद हमने बोर्ड रेजोल्यूशन भी ले लिया। इस बोर्ड रेजोल्यूशन में हमने सीएस को अपॉइंट किया था। सीएस एक पीयर रिव्यूड सीएस था। उसने ड्यू डिलिजेंस दिया कि जो भी प्रमोटर हैं जो भी प्रमोटर एक्वायरर हैं या उनके रिलेटेड पार्टी हैं या टॉप 25% शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पिछले 2 सालों में जो भी शेयर्स में बाइंग सेलिंग की वो प्रॉपर कंप्लायंस के अंदर की है। ये दे दिया, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया। यहां तक इजी था। उसके बाद में वी हैव पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के 7 दिनों के अंदर एस्क्रो में कितना पैसा जमा कराना है? 25%, पूरा पैसा नहीं। एस्क्रो में जो भी टोटल कंसिडरेशन है उसका 25% जमा कराना है हमको स्पेशल रेजोल्यूशन से 7 दिन के अंदर। उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन से 15 डेज के अंदर वी हैव टू गिव एन एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। स्पेशल रेजोल्यूशन से 15 डेज के अंदर हमें देना है एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, दे दिया। उसके बाद में उसके 15 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज हमको रिस्पॉन्स दे देगा। स्टॉक एक्सचेंज का जैसे ही अप्रूवल आया, नाउ बी ऑन योर टोस। स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल आने के विद इन 1 वर्किंग डे आपको देना है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 1 दिन के अंदर आपका होना चाहिए रिकॉर्ड डेट। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर आपको देना है लेटर ऑफ ऑफर। और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 7 डेज के अंदर बिड पीरियड शुड स्टार्ट। अब बिड पीरियड स्टार्ट हो गया है। बिड पीरियड विल रन फॉर 5 डेज। जैसे बिड पीरियड क्लोज होता है उसके 2 आवर्स के अंदर आपको आउटकम बताना है और उसके 2 दिन के अंदर आपको अनाउंस करना है कि ये जो आपका डीलिस्टिंग है ये सक्सेसफुल हुआ है, आप एक्सेप्ट करते हो प्राइस, आप रिजेक्ट करते हो प्राइस, या फिर काउंटर ऑफर देना चाहते हो। और आपने जैसे ही पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है उसके 5 दिन के अंदर यू हैव टू मेक द पेमेंट। आपने जैसे ही पेमेंट कर दिया है उसके 5 दिन के अंदर यू हैव टू अप्लाई फॉर फाइनल अप्रूवल। स्टॉक एक्सचेंज आपको दे देगा विद इन 15 डेज उसका फाइनल अप्रूवल और उसके बाद में डीलिस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा। एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ getting your shares voluntarily delisted from stock exchange having nationwide trading terminal। यही सबसे बड़ा प्रोसेस है। ये अगर आपको याद आ गया तो कुछ बचता ही नहीं है। चलो इधर आते हैं, मुझसे एक स्टेप आगे रहो, ठीक है ना? मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मुझसे एक स्टेप आगे रहना। मुझसे एक कदम आगे, आगे का स्टेप सोचो बस, ठीक है ना? सही है, ठीक है। पंद्रह दिन के स्पेशल रेजोल्यूशन से 15 दिन के अंदर मैंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दे दिया। उसके 15 दिन में स्टॉक एक्सचेंज इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे भी दिया। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है 1 दिन के अंदर, उसके 1 दिन के अंदर रिकॉर्ड डेट और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर लेटर ऑफ ऑफर हैज टू बी गिवन। लेटर ऑफ ऑफर हैज टू बी गिवन, ठीक है साहब। लेटर ऑफ ऑफर दे दिया। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के ही 7 दिन के अंदर बिडिंग पीरियड विल स्टार्ट और बिडिंग पीरियड विल रन फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए बिडिंग पीरियड आपका पूरा रन कर रहा है, ठीक है? 5 दिन के लिए बिडिंग पीरियड रन कर रहा है। जैसे ही बिडिंग पीरियड ओपन होगा उसके विद इन 2 आवर्स यू हैव टू गिव दी आउटकम। आउटकम जो भी आया है आपका कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऐसा ऐसा, ये पूरा आउटकम आपको देना है। और उसके विद इन 2 डेज यहां पर एक और पब्लिक अनाउंसमेंट आएगा, वापस इंग्लिश हिंदी रीजनल सब जगह पर आएगा और इसमें बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या काउंटर ऑफर दे रहे हैं, ठीक है सर? यहां पे मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया है तो विद इन 5 डेज पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा
उसके विद इन 5 days यू विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर फाइनल अप्रूवल, और उसके 15 days के अंदर स्टॉक एक्सचेंज आपको दे देगा फाइनल अप्रूवल, डीलिस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? उसके बाद 1 साल तक जो भी लोग चाहें वो शेयर्स बेचने आ सकते हैं। अकेले में ये पूरा प्रोसेस बोलने की कोशिश करो सब लोग मन में। यस यारा, बोल पा रहे हैं सब लोग? 10 more seconds, रैप इट अप। फिर एक लास्ट टाइम सब लोग साथ में बोलेंगे, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम अपॉइंट कर देंगे मर्चेंट बैंकर को, फिर हम दे देंगे एक पब्लिक अनाउंसमेंट। उस पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी हम एक दिन में दे देंगे टू द कंपनी। उसके बाद में हम बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के 7 days के अंदर, 15 days के अंदर इन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। उसके 15 दिन में इन प्रिंसिपल का हमें अप्रूवल मिल जाएगा। वंडरफुल, यहां तक इजी है। इसके बाद में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला, उसके विद इन 1 वर्किंग डे हमें देना है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। उसके 1 वर्किंग डे में आ जाना चाहिए, फिट होना चाहिए रिकॉर्ड डेट। और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 days के अंदर लेटर ऑफ ऑफर। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 7 days के अंदर बिडिंग शुड स्टार्ट। बिडिंग शुड रन फॉर 5 days। 5 दिन के लिए बिडिंग रन करेगी। बिडिंग क्लोज होने के 2 hours के अंदर आपको देना है उसका आउटकम। उसके 2 days के अंदर, बिडिंग क्लोज होने के 2 days के अंदर आपको देना है एक फाइनल अप्रूव पब्लिक अनाउंसमेंट के एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ है, काउंटर ऑफर आ रहा है। उसके 5 दिन के अंदर एक्सेप्ट हुआ तो कर देना है पेमेंट। उसके 5 दिन के अंदर आपको दे देना है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। उसके 15 days में वो आपको दे देगा डीलिस्टिंग ऑर्डर, एंड दिस इज द प्रोसेस। इजी पीजी ओवर। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? सुपर वंडरफुल। ये आता है। इसके बाद में एक और चीज यहां पर आती है, अगर काउंटर ऑफर हुआ तो उसका टाइमलाइन। तो अब जब पढ़ रहे हैं तो यहीं पे पढ़ के उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर आप काउंटर ऑफर देते हैं तो उसका टाइमलाइन क्या रहता है। तो अगर एक अक्वायरर डिसाइड करता है कि उसको काउंटर ऑफर देना है, डिस्कवर प्राइस आया है 480, बट ही सेज कि आई एम नॉट गोइंग टू अक्वायर ऑल द शेयर्स एट 480, माय बेस्ट ऑफर इज 450। तो इफ द अक्वायरर इज नॉट हैप्पी विद द डिस्कवर प्राइस, वो कट ऑफ प्राइस से हैप्पी नहीं है, तो वो क्या देगा? एक काउंटर ऑफर। अब जब वो काउंटर ऑफर दे रहा है तो काउंटर ऑफर के प्रोविजन टाइमलाइन कैसा होगा? जिस दिन इशू क्लोज हुआ है उसके 2 दिन में आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था, उस पब्लिक अनाउंसमेंट में एक्सेप्ट, रिजेक्ट या काउंटर ऑफर बोलना था, तो यहीं पे आपने बोलना है काउंटर ऑफर। तो क्लोजर के 2 वर्किंग डेज में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है जिसमें आप बोलेंगे काउंटर ऑफर। क्लोजर के ही 4 वर्किंग डेज में आपको 2 चीजें करनी है, एक तो पब्लिश कर देना ये न्यूज़पेपर में, और लेटर ऑफ ऑफर भी दे देना है। लेटर ऑफ ऑफर क्यों दे देना है हमको? कि भाई ये हमारा काउंटर ऑफर है, ये हमारा लेटर ऑफ ऑफर है, जो जो चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिस दिन क्लोज हुआ उसके 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट, क्लोज के 4 दिन में ही लेटर ऑफ ऑफर फॉर काउंटर ऑफर भी आपको दे देना है। और उसके बाद में जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था काउंटर ऑफर का, उसके 7 days के अंदर आपका काउंटर ऑफर का बिड स्टार्ट हो जाएगा। 5 days तक ओपन रहेगा, काउंटर ऑफर का बिड क्लोज होगा, फिर 5 days में वापस आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना है इन द न्यूज़पेपर सेइंग कि काउंटर ऑफर एक्सेप्ट हुआ है या फेल हुआ है। और फिर क्लोज होने के 10 days के अंदर आपको कर देना है पेमेंट। दिस इज काउंटर ऑफर का टाइमलाइन। इट इज इजी, वेरी इजी। जिस दिन हमारा बिडिंग पीरियड जो 5 days का था वो क्लोज हुआ, उसके 2 दिन में हमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या काउंटर ऑफर देना है। सही है, हमने एक्सेप्ट, रिजेक्ट नहीं, काउंटर ऑफर दिया 2 दिन में, तो पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया आपने काउंटर ऑफर का। ठीक है, क्लोज हुआ था उसी के 4 दिन के अंदर आपको लेटर ऑफ ऑफर भी देना है काउंटर ऑफर का। ठीक है, फिर जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था उसके 7 days के अंदर आपको वापस काउंटर ऑफर ओपन कर देना कि जो भी चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये हमारा काउंटर ऑफर प्राइस है। 5 days के लिए काउंटर ऑफर ओपन रहेगा। जिस दिन काउंटर ऑफर क्लोज होता है उसके 5 days के अंदर आपको अनाउंस करना है कि काउंटर ऑफर सक्सेसफुल रहा या नहीं, और कहने के लिए नेक्स्ट 5 days। लेकिन लॉ कहता है क्लोजर से ही 10 days के अंदर यू टू मेक द पेमेंट, और आप पेमेंट भी कर दोगे। मन में बोलो एक बार, अकेले देखो।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट तो हमको देना ही है क्लोजर के 2 दिन के अंदर। पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया, काउंटर ऑफर है। क्लोजर के 4 दिन के अंदर हमको लेटर ऑफ ऑफर भी दे देना है। पब्लिक अनाउंसमेंट से 7 डेज के अंदर हमको काउंटर ऑफर का पीरियड स्टार्ट भी कर देना है। 5 डेज के लिए चलेगा, 5 डेज के बाद क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज हो जाएगा क्लोज होने के 5 डेज के अंदर हमको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है कि सक्सेस हुआ या फेल हुआ, और क्लोज होने के 10 दिन के अंदर हमको कर देना है पेमेंट। टिंग टिंग टिडिंग, खत्म। इस पूरे टाइमलाइन में सब कुछ कवर होता है, बस एक टाइमलाइन कवर नहीं होती है कि लोगों के पास अपने कि पहले किए हुए बिड को विड्रॉ करने का भी टाइमलाइन होता है विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द काउंटर ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट। जो काउंटर ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट हम देते हैं फर्स्ट क्लोजर के 2 डेज के अंदर, वहां से 10 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति पुरानी बिड्स को अपने विड्रॉ भी कर सकता है। नॉट वेरी रेलिवेंट। और यहां तक हम लोग पहुंचते हैं। दिस इज मोर और लेस अबाउट ऑल द टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं इस बड़े से चैप्टर में? हम लोग इस बड़े से चैप्टर के अंदर यहां तक पहुंच चुके हैं। ये पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया है कि डीलिस्टिंग रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग क्या होगा, वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या होगा, वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज जहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू स्मॉल कंपनी कि स्मॉल कंपनी के केस में क्या होगा, वॉलंटरी डीलिस्टिंग इन केस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। चलिए यस, वॉलंटरी लिस्टिंग इन केस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। सबसे पहला सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में दे रखा है, ये कंपनीज एक्ट वाला स्मॉल कंपनी नहीं है, ये हमारा स्मॉल कंपनी अलग से चलेगा। इट मींस कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल अप टू 10 करोड़। कोई एक कंपनी इसका पेड अप कैपिटल अप टू 10 करोड़ होना चाहिए, जिसका नेटवर्थ अप टू 25 करोड़ होना चाहिए। पेड अप कैपिटल अप टू 10 करोड़, नेटवर्थ अप टू 25 करोड़, साथ में पिछले 12 मंथ्स में उसके कितने शेयर्स ट्रेड हुए स्टॉक एक्सचेंज पे, लेस देन 10%। टोटल शेयर्स का 10% से कम स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हुआ है पिछले 1 साल में, और साथ में वो पिछले 1 साल में सस्पेंड नहीं हुआ है। अगर ये 4 कंडीशन कंप्लाइड है तो ही उस कंपनी के लिए हम डीलिस्टिंग करेंगे थ्रू दिस स्पेशल प्रोसेस। क्या 4 कंडीशन है? कंपनी का पेड अप कैपिटल शुड बी अप टू 10 CR, नेटवर्थ शुड बी अप टू 25 CR, द कंपनीज शेयर्स have traded less than 10% in preceding 1 year on recognized stock exchange, and last the company's shares have not been suspended in preceding 1 year। कि यार हम छोटी कंपनी है, 10 करोड़ 25 करोड़ के अंदर है, छोटी कंपनी है, हमारी कंपनी के शेयर्स में ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं होती है, 10% से भी कम है, लेकिन हमारी कंपनी लॉ कंप्लायंट है, हमारी कंपनी को सस्पेंशन नहीं मिला है। अगर हम ये सब कंप्लाई करते हैं तब हमें ये स्पेशल प्रोविजन मिलता है। ये स्पेशल प्रोसीजर क्या है? अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आप ईजी प्रोसेस से डीलिस्टिंग करा सकते हो। क्या? बोर्ड रेजोल्यूशन सेम, स्पेशल रेजोल्यूशन सेम, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर डिटरमिन द एग्जिट प्राइस। जैसे हम लोग फर्स्ट केस में देखते हैं कि मर्चेंट बैंकर डिटरमिन्स द एग्जिट प्राइस, यहां पर ऐसा नहीं होगा। एग्जिट प्राइस विल बी डिटरमिन बाय, जैसे हम फर्स्ट केस में देखते हैं हम बुक बिल्डिंग से डिटरमिन करते हैं एग्जिट प्राइस, वैसा नहीं होगा। यहां पर मर्चेंट बैंकर डिटरमिन्स द एग्जिट प्राइस। उन्होंने एग्जिट प्राइस दे दिया, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अक्वायरर गिव्स अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर। अक्वायरर अपने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस देगा जिसमें वो बताएगा कि हे शेयर होल्डर, मेरी इच्छा है डीलिस्टिंग करने की, आई हैव एन इंटेंशन टू डीलिस्ट, दिस इज द एग्जिट प्राइस। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो ये मैं एग्जिट प्राइस देने को रेडी हूं, एंड वी सीक योर कंसेंट। हम आपकी कंसेंट मांगते हैं कि आप अगर कंसेंट दे दो तो हम डीलिस्टिंग कर लेंगे। इसको एंश्योर करना है अक्वायरर को कि वो 90% शेयर होल्डर के शेयर्स को अक्वायर करे या कंसेंट ले, कंसेंट ले, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ स्मॉल कंपनी। यहाँ अक्वायर नहीं करना है, जितने लोग बेच रहे हैं उनके शेयर्स तो हम खरीदेंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, लेकिन हमें 90% अक्वायर करना कंपलसरी नहीं, जितने आए सबको अक्वायर करेंगे। 90% का कोई रूल नहीं है, हमें 90% का लेना है कंसेंट। ये हमें 90% का कंसेंट ले लेना है, और उसके बाद में हमें ये पूरा जो 90% को कंसेंट लेके जितने भी लोग शेयर्स बेचना चाहते हैं उनके शेयर्स को अक्वायर कर लिया। ये प्रोसेस हो जाना चाहिए विद इन 75 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। उसके बाद में पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर्स को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 75 डेज, एंड लास्ट में मेक एन एप्लीकेशन फॉर डीलिस्टिंग। तो प्रैक्टिकली ये टॉपिक इतना ईजी है कि कुछ याद करने का प्रॉब्लम ही नहीं है। देखना सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद में यू हैव टू डिटरमिन द एग्जिट प्राइस। केस 1 में एग्जिट प्राइस वाज डिटरमिन्ड बाय बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म, तो डिस्कवर वगैरह आता है। यहां पर मर्चेंट बैंकर डिटरमिन्स द एग्जिट प्राइस, बट एग्जिट प्राइस पे भी रूल है कि वो टेक ओवर कोड की जो कंडीशन है, टेक ओवर कोड में जो ऑफर प्राइस आती है उससे कम आप एग्जिट प्राइस नहीं रख सकते, तो हम एग्जिट प्राइस रख देंगे, डिटरमिन कर लेंगे। 3 पॉइंट हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, एग्जिट प्राइस डिटरमिन। नाउ द अक्वायरर गिव्स अ पब्लिक नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स telling them my intention to delist,
गिविंग देम एग्जिट प्राइस कि ये एग्जिट प्राइस पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, एंड आस्किंग फॉर देयर कंसेंट, एंड उन सबका हमें कंसेंट ऑब्टेन करना है 90% का। ये 90% का कंसेंट ऑब्टेन करना है, या फिर जिनको भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने हैं उनके शेयर्स लेने हैं, ये हो जाना चाहिए 75 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग नोटिस। और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको सबको कर देना है पेमेंट, फिर आप एप्लीकेशन देंगे टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग। इजी पीजी ओवर। सिर्फ जो केस 2 है जिसमें हम वॉलंटरी डीलिस्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे से। तो दिस वाज वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम स्मॉल कंपनी। इसके बाद चिपक के आता है एक छोटा सा टॉपिक कि अगर हम डीलिस्टिंग करा रहे हैं फ्रॉम आईजीपी, बट आईजीपी से हम डीलिस्टिंग करा रहे हैं उन शेयर्स को विच वर लिस्टेड परसुएंट टू अ पब्लिक इशू। अगर आईजीपी पे लिस्टिंग हुई थी विदाउट अ पब्लिक इशू तो उसके ऊपर तो डीलिस्टिंग रेगुलेशन अप्लाई नहीं करता है, लेकिन अगर आईजीपी पे लिस्टिंग हुई थी परसुएंट टू पब्लिक इशू तो डीलिस्टिंग रेगुलेशन अप्लाई करेगा। और उसके अंदर कंडीशन क्या है देखना अच्छे से ध्यान से, स्पेशल पॉइंट पे फोकस है। एक स्पेशल पॉइंट आएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, ओके, देन कम्स स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या कहते हैं, स्पेशल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन तो सेम रहेगी, दैट वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 times ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। पर यहां पे एक स्पेशल कंडीशन भी आएगी, देखो क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर टू वोट इन फेवर। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, वोट कास्टेड बाय पब्लिक शेयर होल्डर शुड बी ट्वाइस, लेकिन यहां पर आईजीपी से डिलिस्ट करना है तो आपको 3:1 तो वैसे ही रखना है ओवरऑल, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डर के वोट शुड बी मोर, दे शुड जस्ट हैव मेजॉरिटी एज कंपेयर्ड टू वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। फिर वापस आईजीपी भी डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, इट शुड नॉट बी लेस देन द ऑफर प्राइस अंडर टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड में जो भी फॉर्मूला है ऑफर प्राइस कैलकुलेशन का उससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में अक्वायरर को अक्वायर करने पड़ेंगे कितने शेयर्स, सिर्फ 75% ऑफ टोटल शेयर्स। और उसमें एक कंडीशन है कि टोटल पब्लिक शेयर होल्डर के पास जितने भी शेयर्स थे उनमें से 50% मस्ट हैव टेंडर्ड एंड अक्वायर्ड बाय अक्वायरर। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, टोटल शेयर्स का 75% अक्वायरर को लेना है और पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर थे उसका 50% तो अक्वायरर को लेना ही है। ये कंडीशन कंप्लाई करेंगे देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सर ये तो बहुत अलग अलग कंडीशन है। यस, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की कंडीशन भी अलग है और शेयर्स जो अक्वायर करने हैं उसकी कंडीशन भी अलग है, बाकी सब ईजी है। तो बाकी क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। फोकस वेरी केयरफुली। अब 2 मिनट एकदम आसानी से। डीलिस्टिंग एक्चुअली बहुत जबरदस्त एफर्ट्स मांगता है और हमने उतने एफर्ट्स दिए भी हैं। बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, इसको रिवाइज कर देना है। डीलिस्टिंग को अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो इतनी मेहनत किया हुआ वेस्ट है, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ा है और रिवीजन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो पूरा पूरा वेस्ट है। पूरी क्लास का फोकस स्क्रीन पे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी वॉलंटरी डीलिस्टिंग। अभी कंपलसरी पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। वॉलंटरी डीलिस्टिंग का हमारा 3 केस होता है। पहला केस हम सबको याद है, जहां पे वी आर गेटिंग आवर शेयर डीलिस्टेड फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। दूसरे में वी आर गेटिंग आवर शेयर डीलिस्टेड फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज हैविंग few stock exchange but the share continue to be listed at a stock exchange having nationwide trading terminal. और तीसरा है we are getting a share delisted from all recognized stock exchange having nationwide trading terminal but the case is of a small company. ये अच्छे से पता है हम सबको। फिर हम यहाँ पे कहीं पे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कंपल्सरी डिलिस्टिंग का प्रोसेस, और उसी में यहाँ पर हमने एक और चार्ट बना दिया था, if we are getting a share delisted from IGP। सही है, तो अभी कम से कम हमको ये और ये हमने रिवाइज कर लिया है। यहाँ पे हमें अच्छे से आना चाहिए। हमारा दिमाग ऐसा है कि सबसे डिफिकल्ट वाला ही हमको याद है। हम यहाँ पर आते हैं, सबसे डिफिकल्ट वाला है, ये हमको याद है अच्छे से। देखते हैं, सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट, मर्चेंट बैंकर का पॉइंट क्या, पब्लिक अनाउंसमेंट। एक दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी दे देंगे। नेक्स्ट बोर्ड रेजोल्यूशन, नेक्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन, नेक्स्ट एस्क्रो विद इन 7 days, नेक्स्ट in principle approval within 15 days. In principle approval will be received within 15 days. Next, detailed public announcement within 1 day. Next, record date should fall within 1 day from detailed public announcement. Next, letter of offer within 2 days from detailed public announcement. Next, ये जो आपका बुक बिल्डिंग का जो बिडिंग पीरियड है वो स्टार्ट होगा विदिन 7 days फ्रॉम डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। इट विल रन फॉर क्लोजर के विदिन 2 hours में आप क्या बताएंगे, आउटकम, और 2 days में आप क्या करेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट सक्सेसफुल हो गया तो पेमेंट करेंगे विदिन 5 days। उसके नेक्स्ट 5 days में क्या करेंगे, एक फाइनल एप्लीकेशन देंगे टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग, और स्टॉक एक्सचेंज 15 दिन में क्या दे देगा, डीलिस्टिंग ऑर्डर।
एकदम तूफान। वे गुड हियर। चलो इसमें काउंटर ऑफर भी आता है, चलो बात निकली तो भी कंप्लीट कर लेते हैं कि जिस दिन इशू क्लोज होगा, हमारा बेसिक बुक बिल्डिंग क्लोज होता है, उसके 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट दे देते हैं हम फॉर काउंटर ऑफर, ठीक है। उसके बाद में क्लोजर से ही 4 दिन के अंदर हम लेटर ऑफ ऑफर भी डिस्पैच कर देते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट से 7 दिन के अंदर हम काउंटर ऑफर का पीरियड भी स्टार्ट करते हैं। 5 दिन के लिए पीरियड चलता है। जितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, जैसे ही क्लोज हुए 5 डेज, उसके 5 दिन के अंदर हम पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं कि काउंटर ऑफर सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, और क्लोजर के 10 डेज के अंदर हम सबको पेमेंट भी कर देते हैं। काफ़ी आसान। चलो ये सबसे पहले और सबसे डिफिकल्ट वाला हो गया। अब हमें बचे हुए 3 देखना है। अब ये याद रखना मुश्किल है जबकि ईजी है, आते हैं आराम से। सेकेंड केस, व्हेन वी वर गेटिंग अ शेयर डीलिस्टेड फ्रॉम अ फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, दे विल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड एट अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। मुझे बताओ इस केस में हमको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है क्या? नहीं। तो इस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, पब्लिक नोटिस देते हैं। एक पब्लिक नोटिस देते हैं हम इंग्लिश हिंदी रीजनल के अंदर, जहाँ पे हमारा रीजन बताते हैं डीलिस्टिंग का, डीलिस्टिंग हो रही है बताते हैं, और ये फैक्ट बताते हैं कि सर डीलिस्टिंग के बाद में भी हम एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहने वाले हैं जहाँ पे नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। ये सब बता दिया। ये सब बताने के बाद नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग, और इसके बाद में हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर हम क्या दे देंगे, डिस्क्लोजर। इजंट दैट इजी? डन। अब आते हैं स्मॉल कंपनी के केस में, कि अगर स्मॉल कंपनी में डीलिस्टिंग हो रही तो क्या होगा। स्मॉल कंपनी में सबसे पहले आएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनी। 4 कंडीशन कह सकता हूँ, 3 है, हम 4 कह देते हैं। पेड अप कैपिटल शुड बी बिटवीन लेस देन, नेटवर्थ शुड बी लेस देन अप टू 25 CR। कंपनी के शेयर्स जो पिछले 1 साल में ट्रेड हुए हैं, दे शुड बी अप टू लेस देन 10%, लेस देन 10% होने चाहिए। और लास्टली कंपनी पिछले 1 साल में सस्पेंड नहीं हुई है। अगर ये सब कंडीशन कंप्लाई करते हैं तब हम कहेंगे दिस इज अ स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी के लिए प्रोसीजर अलग है। सबसे पहले उनको भी बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना है, उनको भी स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना है, ये तो उनको भी करना है। सर केस 2 में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं आता? नहीं, अरे केस 2 में किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया। इसके बाद में एक बहुत बड़ा स्टेप है, बताओ क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, बिकॉज यहां पे एग्जिट प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय मर्चेंट बैंकर। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस। यू हैव टू डिटरमिन द एग्जिट प्राइस। चलो सर एग्जिट प्राइस हैज बीन डिटरमिन्ड, हमने एग्जिट प्राइस को डिटरमिन कर लिया। उसके बाद में यू हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस। अब आप एक पब्लिक नोटिस दो, इसमें आप अपना इंटेंशन बताओ डीलिस्टिंग का, उनको बताओ एग्जिट प्राइस क्या आने वाली है, और उनको बताओ कि वी आर सीकिंग योर कंसेंट। हमें 90% का कंसेंट लेना है विद इन 75 डेज, और फिर जितने लोगों ने एग्जिट अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट किया है उनको हमें पे भी कर देना विद इन नेक्स्ट 15 डेज। एंड लास्ट हो जाएगा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो दो। लास्ट आ गया आईजीपी। सर अगर आईजीपी से डिलिस्ट करना है तो क्या? ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी पेस्ट है। लेकिन रुको, स्पेशल रेजोल्यूशन में यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन तो है ही है दैट वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी 3 times ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। लेकिन पब्लिक शेयर होल्डर के लिए क्या कहते हैं? पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर शुड बी मेजॉरिटी, शुड बी मोर देन पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ठीक है सर, इजी है। उसके बाद यहां पर भी आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, कि आपने एग्जिट प्राइस डिटरमिन कर दिया। ये एग्जिट प्राइस जो है वो टेक ओवर कोड के ऑफर प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। फिर यहां पे आ जाता है एक और एक्विजिशन, कितने शेयर्स अक्वायर करने हैं, कितने? 75% ऑफ द टोटल शेयर्स हैव टू बी अक्वायर्ड, एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स के जितने शेयर्स है उसमें से 50% हैज टू बी अक्वायर्ड। डन। और इसके बाद यू विल सिंपली मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर आप देखो कॉमन पॉइंट्स देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन सब कॉमन है, स्पेशल स्पेशल कॉमन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट में एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज कॉमन है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स तो एकदम ही कॉमन चल रहे हैं ना, सिर्फ उनके पिक्यूलियर पॉइंट्स अलग आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जिट प्राइस हम डिटरमिन करते हैं, यहाँ पे भी हम डिटरमिन करते हैं, तो ये सेम आ जाएगा दोनों जगह पे। यहाँ पे एग्जिट प्राइस देना ही नहीं है, पब्लिक अनाउंसमेंट यहाँ पे देना है, और यहाँ पे एंड में एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दे देना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको पब्लिक नोटिस देना है और 90% का कंसेंट लेना है आपको, और जिन्होंने अपने शेयर्स बेचे उनको अक्वायर करना है। यहाँ पे आपको कितने अक्वायर करना है? 75% अक्वायर करना है। आप कितना भी कोशिश करो आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। अब अगर आप अकेले बैठते हो तो अकेले यू विल बी कंफर्टेबली एबल टू मेक दिस चार्ट, और अगर ये चार्ट बना देते तो इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। फिर आता है हमारा फुद्दू सा कंपल्सरी डीलिस्टिंग। चलिए कंपल्सरी डीलिस्टिंग 4 स्टेप वाला उजाला। सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल। आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कर देंगे पैनल। पैनल में कितने लोग होते हैं? 5। सबसे पहले होता है 2 लोग फ्रॉम
स्टॉक एक्सचेंज, टू डायरेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ हुम शुड बी एन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल, जिसमें टू डायरेक्टर्स होंगे स्टॉक एक्सचेंज के, वन ऑफ हुम शुड बी अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेस्टर एसोसिएशन, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एमसीए और आरओसी, एंड वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एकदम आराम से सबसे पहले पैनल में कौन कौन होंगे क्लियर कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल, टू डायरेक्टर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ हुम शुड बी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेस्टर एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद सेबी, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमसीए और आरओसी, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये 5 लोग पैनल में रहेंगे। ठीक है सर, पैनल बना दिया, 5 लोग आए, बैठ गए, सब लोग काजू वगैरह खा रहे हैं। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, स्टेप 2, नाउ यू हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। पैनल बन गया, अभी पब्लिक नोटिस देते हैं कि किसी को भी इस कंपनी के कंपल्सरी डिलिस्टिंग से आपत्ति है क्या। अगर किसी को भी आपत्ति है तो वो यहां पर अभी अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। इसके बाद में ये पैनल इन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करता है, देखता है, कुछ कंसीडर करता है, और उसके बाद में वो ऑर्डर करता है डीलिस्टिंग हो चुकी है। आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पास द डीलिस्टिंग ऑर्डर, और डीलिस्टिंग ऑर्डर होने के बाद में वो उसको पब्लिश कर देते हैं इन अ पब्लिक नोटिस। इसको दे देते हैं इंग्लिश हिंदी रीजनल के अंदर भी, और साथ में उसमें क्या दे देते हैं, फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग, कि हमारा ये डीलिस्टिंग हो चुका है। उसके बाद में इसके अंदर क्लियरली बता देते हैं कि आपका जो कंपनी है उसके बारे में फेयर वैल्यू कितनी रहने वाली है उसके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी हैव टू इन्फॉर्म टू अदर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑल्सो। हमें दूसरे स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म कर देना है कि हमने तो इनका कर दिया है डीलिस्टिंग। अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने कर दिया, पैनल बना लिया, पैनल बनाने के बाद में हमने पब्लिक नोटिस दे दिया, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर, ये होने के बाद में हमने डीलिस्टिंग ऑर्डर पास कर दिया। इसके बाद में एंड में हमने एक पब्लिक नोटिस भी दे दिया है, जिसके अंदर हमने पूरे डिटेल्स भी दे दिए हैं कि सर बाकी स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म कर दिया है दैट हमने इसको डीलिस्ट कर दिया है, एंड देन इंग्लिश हिंदी वर्नाकुलर के अंदर दैट वी हैव डीलिस्टेड, कंपनी के सारे डिटेल्स दे देंगे हम यहाँ पर, शेयर्स के सारे डिटेल्स दे देंगे कि फेयर वैल्यू वगैरह किस प्राइस पे हमने डीलिस्ट किया है। ये सब हो गया। इसके बाद में कुछ छोटा सा टॉपिक आता है, गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग, कि कंपल्सरी डिलिस्टिंग करते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनका कहना है कि सुनो ना, आपको ग्राउंड्स देखो कि किन ग्राउंड्स पे डिलिस्ट कर सकते हैं, इट शुड बी फेयर। आप देखो एक्सटेंट क्या है, एक्चुअली इस पर डिलिस्टिंग जमेगा या नहीं जमेगा, ये ना हो जाए कि डिसप्रपोर्शनेट हो गया, छोटा सा डिफॉल्ट पे डिलिस्टिंग ना कर दें। तो सबसे पहले आप ग्राउंड्स चेक करेंगे कि ग्राउंड्स फेयर हैं क्या। फिर यू शुड ट्राई एंड ट्रेस द प्रमोटर, कि उस कंपनी का प्रमोटर कौन है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एलिगेशन, क्या एलिगेशन बहुत बड़ा है या एलिगेशन बहुत छोटा है। रीजनेबल एफर्ट टू वेरीफाई कि क्या ये कंपनी कंपनीज एक्ट में कंप्लायंट कंपनी है या वहां पे भी वायलेशन करती है। देयर आफ्टर हमें वेबसाइट के एक सेपरेट सेक्शन में डिस्प्ले कर देना है कि ये कंपनी जो है इसका कंपल्सरी डिलिस्टिंग चल रहा है। हमें उसके अगेंस्ट अगर कोई एडिशनल प्रोसिक्यूशन भी फाइल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, उसका वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर फाइल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग ये क्या कहता है कि यार सबसे पहले देखो क्या क्या ग्राउंड्स हुए, उसके बाद में ये क्या कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करता था क्या, ठीक है। उसके बाद में देखो कि हमें इसके अगेंस्ट और क्या प्रोसिक्यूशन लेना है, हमें इस कंपनी का वाइंडिंग अप करवाना है क्या, इस प्रकार के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। नेचर एक्सटेंट चेक करते हैं हम जो उनके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनको भी ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस है फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग। अब इसके बाद में ये आ जाते हैं कि आखिर कंपल्सरी डिलिस्टिंग होगी तो पब्लिक शेयर होल्डर के पास क्या राइट है। से फॉर एग्जाम्पल आई एम शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस और गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि रिलायंस को क्या करना है, डीलिस्ट करना है। इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डीलिस्ट रिलायंस तो क्या राइट्स होंगे, सिंपल समझना। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करेगा एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर फ्रॉम द पैनल ऑफ वैल्यूअर्स। सारा पैनल में से एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा, वो वैल्यूअर फिर वैल्यूएशन निकालेगा उस इक्विटी शेयर की, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से अक्वायरर को पे करना पड़ेगा टू ऑल द पब्लिक शेयर होल्डर्स, एंड दिस हैज टू बी डन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग। कि 3 महीने के अंदर सबका पेमेंट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपल्सरी डिलिस्टिंग, एक बार आपका कंपल्सरी डिलिस्टिंग हो गया तो फिर आपकी कंपनी, आपके होल टाइम डायरेक्टर्स, जो भी कंप्लायंस ऑफिसर था, वो प्रमोटर, ये सब लोग अगले कितने सालों तक, 10 years तक कोई भी सिक्योरिटी मार्केट का एक्सेस नहीं कर सकते, किसी और कंपनी का लिस्टिंग नहीं करा सकते, कोई पब्लिक इशू नहीं करा सकते। कौन कौन, कंपनी खुद, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी के प्रमोटर्स, और कोई भी और कंपनी जो इन्होंने प्रमोट की है। तो ये लोग खुद भी नहीं करा सकते और ये नई किसी कंपनी को प्रमोट करके भी नहीं करा सकते। 10 सालों तक दे विल बी प्रैक्टिकली डिबार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, एंड दिस इज ऑल अबाउट कंपल्सरी डीलिस्टिंग। चलो सर हम तो थक गए, ठीक है साहब, द चैप्टर इज ओनली सो लार्ज, द चैप्टर इज सो लार्ज, एंड अकेले बैठ के अगर आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें तो आप इस चैप्टर के बीच में 3 बार तो ब्रेक ले लोगे कि बस रुक जाता हूं। इट इज जस्ट कि कोशिश करो कि एक बार एक सेट में इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। हम लोग कहां तक पहुंच गए देखना,
हम लोगों ने डीलिस्टिंग रेगुलेशन देखा, एप्लीकेबिलिटी देखा, नॉन एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, इस केस में कैसे होगा, हमारे सारे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के बाद साथ में कैसा होगा, उसके बाद में ड्राई टॉपिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी, यहां पर आ गए हम स्मॉल कंपनी कैसा होगा, आईजीपी कैसा होगा और कंपल्सरी डिलिस्टिंग कैसा होगा। इस चैप्टर में बचता ही क्या है, सिर्फ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि अभी तो आपको फटाफट से सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को कंप्लीट करना है। यहां पर आता हूं मैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सबसे पहली चीज कहता है पावर ऑफ डीलिस्टिंग। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास एक पावर है कि वो डीलिस्ट कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, किसी भी कंपनी को। स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी को डीलिस्ट कर सकता है अगर वो फॉलोइंग कोई भी ग्राउंड्स में कवर होती है। तो वो कंपनी अगर दुखी है तो वो कंपनी अपील कर सकती है किसके पास, सैट के पास, विद इन 15 डेज। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एससीआरए में पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू डीलिस्ट, कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्ट कर सकता है किसी भी कंपनी को, उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा और वो कंपनी चाहे तो अपील कर सकती है विद इन 15 डेज टू सैट। अगर सफिशिएंट कॉज है तो दे कैन आल्सो फाइल द अपील विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। इसके बाद मेन टॉपिक आ जाता है ग्राउंड्स ऑफ डीलिस्टिंग। हमने बहुत सारे ग्राउंड्स पढ़े थे डीलिस्टिंग के लिए। देयर आर 6 ग्राउंड्स जिसके बेस पे आपकी डीलिस्टिंग हो सकती है। सबसे पहला, यू आर कंटिन्यूअसली इनकरिंग लॉसेस फॉर 3 years and you have a negative net worth. You are continuously incurring losses for 3 years and you have a negative net worth. Next, the securities are suspended from trading for a period of 6 months. Next, the securities are infrequently traded for 3 years. Next, जो आपकी कंपनी है वो उसके प्रमोटर या उनके डायरेक्टर, they have violated any act or regulation and उनके ऊपर पेनल्टी लगी है not less than 1 crore or they have been imprisoned for not less than 3 years. उसके बाद में सबसे फुद्दू पॉइंट जो हमें लगता है, अगर आपने दिया है फॉल्स एड्रेस, अगर कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर ने दिया है फॉल्स एड्रेस या फिर एड्रेस इज नॉट नोन या फिर आपने एड्रेस चेंज कर दिया इन वॉयलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने वॉयलेट किया मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मेमोरी टेक्निक याद आ रही है क्या, मिसल, जी मिसल 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 मिसल, और मिसल भी कैसा, मिसल, इधर आओ पढ़ाई पे ध्यान दो। मिसल, एम बोले तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। यू आर वॉयलेटिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग तो भी आपकी कंपनी को डीलिस्ट कर सकते हैं। आई, यू वर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फॉर लास्ट 3 years तो भी आपकी कंपनी को डीलिस्ट कर सकते हैं। एस, यू वर सस्पेंडेड फॉर मोर देन 6 months तो भी आपकी कंपनी को डीलिस्ट कर सकते हैं। ए, योर एड्रेस इज नॉट नोन, योर एड्रेस इज फॉल्स और यू हैव चेंज योर एड्रेस इन वॉयलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट तो भी आपको डीलिस्ट कर सकते हैं। एंड वी, मिसल एल, and L is you are incurring losses for 3 years back to back and you have negative net worth. एक बच जाता है V. V stands for what? V stands for you have violated any law, any act or any rules or regulation and you have been penalized for an amount for not less than 1 CR or imprisoned for not less than 3 years. Whistle V. बहुत अच्छी बात है। तो ये है grounds। उसके बाद में आता है conditions for delisting। बहुत easy है कि आपकी डीलिस्टिंग कब होगी, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। सिक्योरिटीज कम से कम 3 साल तक लिस्टेड होनी चाहिए, आपको 2/3 ऑफ योर पब्लिक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लेना है और एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देना है जनरली। और अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी, 5 लाख से 25 करोड़। बस हो गया ना, क्या टाइम लगा हमको, बहुत सारा, और क्या है ना। इन 1 hour वी वर एबल टू कंप्लीट द एंटायर रिविजन। नाउ अंडरस्टैंड, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं ना कि आप लोग जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपको बाद में इजी जाएगा। अब मान लीजिए चैप्टर पढ़ा था आपने पहले, अभी आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो अब आपको थोड़ा सा लग रहा है अरे यार थोड़ा सा दूर दूर था पर अब ठीक ठीक है। अगर ये नहीं किया रहता और आप सीधे 15 दिन बाद देखते तो आपको और दूर लगता। अब ये एक बार देख लिया, अब अगर आप अगले 10 दिन में एक बार और ये देख लोगे तो यू विल बी सुपर सॉलिड कि अरे हाँ चैप्टर तो ईजी है। So that is how. So no student is very intelligent, less intelligent. It is all about कि स्टूडेंट रिवीजन कितना अच्छे से कर रहा है, क्योंकि जितना अच्छे से आप रिवीजन करते हैं उतना वो टॉपिक आपके साथ में रह जाएगा। चलो नहीं, अभी आपको छोड़ेंगे थोड़ी ना। अब एक करते हैं हम रिवीजन का रिवीजन। रिवीजन के अंदर क्या होगा, हम यहां से इन सब टॉपिक्स को बोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम कितना बोल पा रहे हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। ड्राई टॉपिक्स जो थे, जिसमें 3 टॉपिक्स थे हमारे, ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर, ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर, वो हमने देखे नहीं है, दैट यू हैव टू रीड। तो उसको हम अभी इसके अंदर कवर कर लेंगे भले ही, लेकिन अब हम क्या करें, एक एक करके टॉपिक देखते हैं हमें कितना याद है अच्छे से। चलिए लेट्स फोकस हियर। हम बात कर रहे थे डीलिस्टिंग रेगुलेशन की। सबसे पहला टॉपिक आता है एप्लीकेबिलिटी। डीलिस्टिंग रेगुलेशन इज एप्लीकेबल ऑन delisting of equity shares of the shares that were listed on stock exchange and including equity shares with superior voting right. चलो
डन. नॉन एप्लीकेबिलिटी. डीलिस्टिंग रेगुलेशन का ईयर बताओ मुझको. सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021. वंडरफुल. उसका नॉन एप्लीकेबिलिटी है कि डीलिस्टिंग रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा दो केसेस के अंदर. दो केसेस कौन से जिसके अंदर डीलिस्टिंग रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा? वन, if you are getting it delisted from IGP where it was listed without making a public issue. दूसरा, if you are getting it delisted pursuant to a resolution plan under IBC, उसके कारण delisting हो रहा है तो applicable नहीं होगा. ठीक है. फिर आता है conditions for delisting. conditions for delisting के अंदर क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज, you cannot delist your equity shares pursuant to a buyback, pursuant to a preferential allotment. listing को अगर 3 years नहीं हुए हैं या फिर आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है. ये 4 केसेस में आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते. फिर हमने पढ़ा कि कोई भी अक्वायरर अपनी कंपनी के पैसे को, कंपनी के फंड्स को यूज करके डीलिस्टिंग नहीं कर सकता. अगर अक्वायरर ने पिछले 6 महीने के अंदर शेयर्स बेचे हैं तो भी वो डीलिस्टिंग नहीं कर सकता. फिर एंड में हमने जनरल बात पढ़ी कि अगर आप कोई भी डिवाइस, आर्टिफाइस या प्रैक्टिस यूज करते हुए या फिर कोई भी एक्टिविटी यूज करते हुए अगर आप डिफ्रॉड करना चाहते हैं, टू डिसीट करना चाहते हैं या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, मैनिपुलेटिव एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो भी आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते. ये सब भी अलाउड नहीं है. इजी कंडीशंस. फिर हम लोग आ गए सीधा वॉलंटरी इन सब के प्रोसेस पे. लेकिन रुको, हम क्या करते हैं, दूसरी चीजों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं. SCRA में पढ़ा पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू डिलिस्ट. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैज पावर टू डिलिस्ट एनी शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज ऑन द ग्राउंड्स मेंशन. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी. मुझे बताओ कि जिस कंपनी को हम डीलिस्ट कर रहे हैं वो कंपनी अगर खुश नहीं है तो अपील किसके पास कर सकती है? विद इन 15 डेज प्लस 1 मंथ. तो 15 डेज में अपील कर सकती है, पर अगर सफिशिएंट कॉज तो 1 मंथ और दिया जाएगा. फिर ग्राउंड्स ऑफ डीलिस्टिंग. मेमोरी टेक्निक इज VMISL. V stands for if you have violated any act or rule or regulation and you have been penalized for an amount not less than 1 CR or imprisoned for a tenure not less than 3 years. VMISL. M बोले तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपने वॉयलेट नहीं किया. I इनफ्रीक्वेंटली शेयर्स हैं आपके लास्ट 3 सालों तक. A नहीं, मिसल MISS. Suspended. You have not been suspended for if you have been suspended for more than 6 months. A address not known, false या change कर दिया in violation of Companies Act. L losses for 3 consecutive years और negative net worth. Delisting on request of the company. किसी कंपनी को मस्ती है तो वो भी रिक्वेस्ट करके delisting कर सकती है. ठीक है साहब. Penalty for non compliance 5 lakh to 25 crore. नाचो. चलो, इसके बाद में ये सब कुछ हो गया. अब हम आते हैं कोर टॉपिक्स पे. अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है. अब हमें क्या पढ़ना है पता है? सिर्फ ये चारों के प्रोसेस, चारों पांचों के प्रोसेस. अगर आप चारों पांचों के प्रोसेस बताते तो टॉपिक कंप्लीट हो गया. हमने इधर उधर के टॉपिक्स पढ़े. अब क्या बचता है डीलिस्टिंग, वॉलंटरी डीलिस्टिंग के 3 प्रोसेस, कंपल्सरी डीलिस्टिंग का 1 प्रोसेस और IGP का 1 प्रोसेस. सही है? अगर ये कर लिया तो खत्म ही होगी ना बात. हाँ, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को कंप्लीट कर देंगे. चलो ये वाला मुझे बता दो सबसे पहले तो ये केस. अरे रुको, आंसर के पहले क्वेश्चन तो बताने दो मुझको. इफ अ कंपनी इज गेटिंग इट्स शेयर्स वॉलंटरी डिलिस्टेड फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी? यस. एग्जिट प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म एंड एक्वायरर विल हैव टू एक्वायर हाउ मेनी? 90% शेयर्स. ये कंडीशन है. अब आते हैं प्रोसेस पे. अपॉइंट, गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी टू कंपनी विद इन 1 डे. बोर्ड रेजोल्यूशन. उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन के 7 दिन के अंदर एस्क्रो. एस्क्रो में कितना पैसा जमा कराएंगे? 25%. एस्क्रो में जमा करा सकते हैं कैश या फिर बैंक गारंटी. उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन के विद इन 7 डेज एस्क्रो हो गया. स्पेशल रेजोल्यूशन के विद इन 15 डेज क्या होगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देंगे. स्टॉक एक्सचेंज कितने दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर देता है? 15 डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज रिप्लाई कर देता है. ओके. उसके विद इन 1 डे क्या करना है? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट. डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के विद इन 1 वर्किंग डे क्या फॉलो होना चाहिए? रिकॉर्ड डेट फॉलो होना चाहिए. और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के विद इन 2 डेज लेटर ऑफ ऑफर देना है. डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 7 डेज के अंदर बिडिंग पीरियड चालू हो जाना चाहिए. बिडिंग पीरियड चलना चाहिए फॉर 5 डेज. बिडिंग पीरियड क्लोज होने के विद इन 2 आवर्स आउटकम. और 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट. इंग्लिश हिंदी रीजनल के अंदर हम देते हैं कि एक्सेप्ट हुआ, फेल हुआ या हमने काउंटर ऑफर दिया है. एक्सेप्ट हुआ तो उसके 5 दिन के अंदर पेमेंट. और पेमेंट करने के 5 डेज के अंदर
फाइनल एप्लीकेशन, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करता है? 15 डेज में आपका डिलिस्टिंग ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद में दो छोटे से पॉइंट, अगले 1 साल तक अक्वायरर शुड बी रेडी टू बाय एनी शेयर्स एट द डिलिस्टिंग प्राइस, एंड जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट रिसीट होंगे उनको आप कर देंगे कैंसिल। आर वी गुड हियर? चलो ये हो गया, अरे सबसे बड़ा हो गया, डन। इसके बाद में आ जाता है हमारा स्मॉल कंपनी का केस, नहीं सॉरी, इसके बाद में आ जाता है दूसरा केस जहां पे हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम अ फ्यू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज wherein the share will continue to be listed at a stock exchange having nationwide trading terminal। चलो सबसे पहले इसमें वो रेजोल्यूशन तो ले लेता हूँ, बोर्ड रेजोल्यूशन। मुझे बताओ यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे सीधे हम दे देंगे एक पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में बता देंगे दैट वी आर गेटिंग आवर शेयर डीलिस्टेड फ्रॉम सो एंड सो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द रीजन, एंड वी विल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड एट एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। इसके बाद में हम क्या दे देंगे? अप्रूव एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज के डीलिस्ट कर दो, उन्होंने दे दिया। उसके बाद में हम क्या कर देंगे? डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट। 4 पॉइंट्स में बात ही खत्म, टिंग टिंग टिंग। और इन 4 पॉइंट्स में से भी ये और सॉरी डिस्क्लोजर नहीं, इन 4 में से भी ये 3 पॉइंट तो हर केस में आता है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन हर केस में, पब्लिक नोटिस मतलब अनाउंसमेंट हर केस में, और एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज तो देना ही है, खत्म। इसके बाद में अगर मैं आता हूं स्मॉल कंपनी के केस में, मुझे पहले बता दो स्मॉल कंपनी में ये 4 कंडीशन कंप्लाइड होनी चाहिए। क्या 4 कंडीशन है? पेड अप कैपिटल शुड बी अप टू, net worth should be up to, the shares traded in last 1 year should not be more than 10% or less than 10%, and last आ जाएगा आपका the shares are not suspended in last 1 year। तो ये हो गया स्मॉल कंपनी, डन। अब स्मॉल कंपनी के अंदर भी शुरुआत में तो कॉमन पॉइंट्स आएंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो अब मुझे बता दो थर्ड पॉइंट क्या आएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, कि भैया हम डिटर्मिन कर रहे हैं एग्जिट प्राइस। आप यहाँ पे मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट का पॉइंट भी लिख ही सकते हैं। एग्जिट प्राइस डिटर्मिन कर ली, देन वी हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस। ये सेम पॉइंट ही है, देखो पब्लिक नोटिस देना है। इस पब्लिक नोटिस में 3 चीजें स्पेसिफिकली देते हैं हम, आर इंटेंशन टू डीलिस्ट, दिस इज द एग्जिट प्राइस, एंड वी सीक योर कंसेंट। कितने लोगों का कंसेंट लेना है? 90% का, विद इन 75 डेज। पब्लिक नोटिस से 75 डेज के अंदर सबका कंसेंट ले लेना है, सबका, और उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर सबका पेमेंट कर देना है। और उसके बाद में आप क्या दे देंगे? फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। आप देखो ना, सेम ही तो पॉइंट चल रहे हैं, ये पब्लिक नोटिस देना है, सेम पॉइंट। और उसके बाद में आ जाता है आपका आईजीपी। आईजीपी से डिलिस्ट करना है तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर स्पेशल कंडीशन क्या आएगी? नॉर्मली 3:1 तो आएगी, लेकिन पब्लिक शेयरहोल्डर शुड वोट, मेजॉरिटी शुड बी इन फेवर एज कंपेयर टू अगेंस्ट। बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद में आ जाएगा कितने, मान लीजिए हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, नॉट लेस देन टेक ओवर कोड हो जाएगा। फिर आ जाएगा कितने शेयर्स एक्वायर करने, मुझे बताओ? 75 एंड 50, 75% ऑफ द टोटल शेयर्स एंड 50% ऑफ पब्लिक शेयर्स। और लास्ट में सेम आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर डीलिस्टिंग, एप्लीकेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, सब कुछ तो सेम ही चल रहा है। और उसके बाद में हम सबसे इजी वाले पे आ जाते हैं, कंपल्सरी डीलिस्टिंग। सबसे पहले क्या बना देंगे? एक पैनल बनाएंगे। पैनल में 5 लोग, 2 डायरेक्टर्स फ्रॉम, 1 ऑफ whom should be a 1 representative from investor association recognized by SEBI, 1 representative from MCA और ROC, and last is 1 executive director या फिर secretary of stock exchange। ये पैनल बन गया। चलो ये जैसे ही पैनल बन गया, 5 लोगों का पैनल बनाया, वापस एक बार बोलते हैं, 2 डायरेक्टर्स, 1 of whom should be a पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। कोई बात नहीं, खुश रहो आप। है चल, बहुत मेहनत की हमने, अभी बहुत मजदूरी हुई है अभी। कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से, कोई चिंता की बात नहीं, आराम करो। चलिए, कॉलेज से आ रहे हैं आप सब लोग? साथ में आए थे, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, पढ़ाई कर लें हम थोड़ी सी, या फिर आप लोग जानना चाहते हैं कैसे भी आए? हम लोग कहाँ पर हैं? कंपल्सरी डीलिस्टिंग पे। पैनल बनाएंगे 5 लोगों का, ये 5 लोग ही हैं। इनमें से 2 लोग कौन हैं? 2 लोग हैं डायरेक्टर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 1 ऑफ whom शुड बी अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। 1 ऑफ देम इज एन representative of investor association, 1 of them is representative of MCA or ROC, and 1 of them is
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. लाइफ इज वेरी इजी, वी डन हियर. चलो, उसके बाद में पैनल बना दिया. पैनल के बाद में पैनल क्या देगा? एक पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, कि किसी को भी कोई परेशानी है तो यहाँ पर आ सकता है. उसके बाद में हम पास कर देंगे डीलिस्टिंग ऑर्डर, और फिर इसको वापस हम क्या दे देंगे? एक पब्लिक नोटिस. ये जब हम पब्लिक नोटिस लास्ट में दे रहे हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट लास्ट में दे रहे हैं, ये इंग्लिश हिंदी वर्नाक्युलर में देते हैं, और इसमें हम क्लियरली बताते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसको हमने डीलिस्ट कर दिया है, और हम बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज को बता देंगे कि कंपनी डीलिस्ट हो गई है. यहाँ पे हम नेम एड्रेस दे देते हैं कंपनी का, नेम एड्रेस दे देते हैं प्रमोटर का, फेयर वैल्यू क्या डिटरमिन हुई, ये सब हम बता देते हैं. ये हो गया कंपल्सरी डीलिस्टिंग के 4 स्टेप. अब अगर आप देखो तो कितना ईजी है. इसके 4 स्टेप है, इसके 4 स्टेप है, इसके कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, बट ये भी कंपैरेटिवली काफी आसान है. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत मस्ती से हम इसको लिख पाते हैं. इसके बाद में डीलिस्टिंग रेगुलेशन में छोटी सी और चीजें थी. कंपल्सरी डीलिस्टिंग के अंदर हमने गाइडलाइंस देखे कि हमें क्या क्या गाइडलाइंस ध्यान रखना है. तो भाई आप हमेशा देखो कि क्या क्या ग्राउंड्स थे. उसके बाद में एक्सटेंट क्या है, प्रमोटर को ट्रेस करने की कोशिश करो, उनकी डीलिस्टिंग के साथ में उनको वाइंडिंग अप भी करवाना है क्या, उनके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा प्रोसिक्यूशन भी करना है कि, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो. मुझे बताओ कि जिनका कंपल्सरी डीलिस्टिंग होता है उनमें कुछ लोगों पे कितने ईयर का रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं? 10 ईयर्स का. किन किन लोगों पे? कंपनी पे, प्रमोटर पे, कंप्लायंस ऑफिसर पे, होल टाइम डायरेक्टर्स के ऊपर, और उनकी प्रमोट की हुई कोई भी वो कंपनी को प्रमोट करते हैं वो 10 साल तक ना तो कोई पब्लिक इशू कर सकता है, ना लिस्टिंग कर सकते हैं, और वो डिबार्ड है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? जबरदस्त. हम ऑलमोस्ट पूरे के पूरे रिवीजन का रिवीजन भी कर चुके हैं. आई होप यू गाइज आर विथ मी, राइट? तो अगर इस प्रकार से डीलिस्टिंग रेगुलेशन को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी ट्रबल इन डीलिस्टिंग. इस रिवीजन वीडियो को भी अगर आपने 2-3 बार भी देखा तो डीलिस्टिंग रेगुलेशन पूरा का पूरा दिल में उतर जाता है. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस. खेलों को ऐश करो. दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर रिवीजन.